इसको हम कहते हैं सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। ठीक है, सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट क्या है? ये सीक्वेंस से निकला है। सीक्वेंस क्या? एक के बाद दूसरा, दूसरे के पास तीसरा। ठीक है, सही है। तो सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट किस चीज के ऊपर काम करता है? सीक्वेंस के ऊपर काम करता है। एक सीक्वेंस के बाद दूसरा, दूसरे के ऊपर बाद तीसरा। अब अगर मैं सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट को बनाऊं तो उसमें एक चीज कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट होती है, जो कि इनपुट लेता है और इनपुट के ऊपर आउटपुट देता है। लेकिन इसके साथ इसके पास एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं मेमोरी एलिमेंट। ठीक है, अब ये मेमोरी एलिमेंट क्या करता है कि उस सिस्टम की करंट स्टेट स्टोर करके बैठा होता है, उस करंट स्टेट को देखता है, इनपुट को देखता है और नेक्स्ट स्टेट बनाता है। ये बेसिकली आपका कॉम्बिनेशनल सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट है। इसकी सबसे आसान, सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके काउंटर्स हैं। काउंटर्स देखें, काउंटर्स क्या होते हैं? तस्बीह जिसको आप कहते हैं, डिजिटल काउंटर्स। आप बटन दबाते हैं, पुरानी स्टेट जो भी है उसको देखकर उसमें एक ऐड करके नेक्स्ट स्टेट बनाता है। फिर आप बटन दबाते हैं, पुरानी स्टेट को देख के नेक्स्ट स्टेट। आप कंप्यूटर भी रफली सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट है। मेमोरी एलिमेंट इन्वॉल्व है, साथ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है। जो डेटा चाहिए मेमोरी से लेता है, करंट इनपुट को देखता है, नया डेटा जनरेट कर देता है। सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट है, उसमें कॉम्बिनेशन का भी हिस्सा है। कॉम्बिनेशन होगा तो साथ सीक्वेंशियल लगेगा। ठीक है, आपके काउंटर्स हो गए, आपकी डिजिटल क्लॉक्स आ रहा है, सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। करंट टाइम, उसमें हर एक सेकंड के बाद ऐड करके नया टाइम बना देना। 60 पे पहुंचे तो वापस 0 पे सेट कर देना। तो ये जो 60 पे पहुंच के 0 पे सेट करने वाला काम है, ये कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट का है। और जो हर एक इंक्रीमेंट करना है, करंट वैल्यू जो है वो आपकी मेमोरी में पड़ी है, तो वो सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट बन गया। ये आपके एक और एग्जांपल। आपकी ट्रैफिक लाइट सिस्टम इज अनदर एग्जांपल। करंट स्टेट क्या है, थोड़ी देर बाद स्टेट कैसे चेंज हो जाएगी, तो वो स्टेट जो सेव हुई होती है वो मेमोरी में सेव हुई होती है। ठीक है, तो ये आपके बेसिकली सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट और कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है। अब हम थोड़ा सा कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट को देखते हैं। और कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट में मैं थोड़ा सा पहले शुरू करता हूं, थोड़ा बैकग्राउंड बनाने के लिए। आपका एक छोटा सा टॉपिक है, उसको हम जल्दी से गुजार लेते हैं। मैं आपको पहले हम बनाते हैं कि कोई भी कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट डिजाइन करने के स्टेप्स क्या है। पहले स्टेप्स जो है इसका कि आप इनपुट्स एंड आउटपुट्स को स्पेसिफाई करें। और उसको स्पेसिफाई करने का तरीका क्या है, आप उसकी ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे। मुझे ये यहाँ पे लिखना ही नहीं चाहिए, मैं इसको यहाँ से मिटाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कि आपके एक सीक्वेंशियल लॉजिक कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट डिजाइन करने के स्टेप्स क्या हैं। आप इनपुट एंड आउटपुट को स्पेसिफाई करें। ठीक है, आप इनपुट और आउटपुट को क्या करें, स्पेसिफाई करें, पहला स्टेप। अब वो हम करते क्या है, कैसे हैं, उसके लिए हम ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं। मैं बताऊंगा ब्लॉक डायग्राम क्या होती है। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या है कि हम क्या करते हैं, ट्रुथ टेबल डिजाइन करते हैं। जब हमारे पास इनपुट आ गई और हमें ये पता है कि हमारे पास आउटपुट्स क्या हैं, तो हम उसका अकॉर्डिंगली ट्रुथ टेबल डिजाइन करेंगे। थर्ड स्टेप, हम उस टेबल को सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो सिंप्लीफाई आप किससे कर सकते हैं, के मैप से भी कर सकते हैं, और आप इसको बोलियन अलजेब्रा से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, और जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, जो फोर्थ एंड लास्ट स्टेप है, हम उसकी स्कीमेटिक बना लेंगे या सर्किट बना लेंगे। आप कुछ भी कह दो, स्कीमेटिक थोड़ी बुकिश टर्म है, आप उसका सर्किट कह दो, आप उसका सर्किट डिजाइन कर दो। ठीक है, तो ये 4 स्टेप है किसी भी कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट को डिजाइन करने। अब मैं एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट डिजाइन कर रहा हूं, उसका मैं नाम ऊपर लिखता हूं, ये मैं मिटा लेता हूं। ठीक है, उसका मैं नाम लिखता हूं कि मैं एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट डिजाइन कर रहा हूं जो कि कन्वर्ट करेगा बीसीडी को टू ए एक्सेस 3 कोड। ठीक है, मैं कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट बना रहा हूं जो कि कन्वर्ट करेगा एक बीसीडी को इनटू एक्सेस 3 कोड। मेरी बात समझ आ गई? अच्छा, अब ये अगर मैं इसका देखें, सबसे पहले अगर मैं ये सर्किट डिजाइन करना चाहता हूं तो पहला स्टेप क्या है, मैं उसकी ब्लॉक इनपुट और आउटपुट स्पेसिफाई करूंगा। इनपुट और आउटपुट स्पेसिफाई करने का तरीका क्या है कि मैं एक ब्लॉक डायग्राम बनाता हूं। मैं ब्लॉक डायग्राम थोड़ी यहां पे बना रहा हूं क्योंकि मुझे ये जगह चाहिए होगी। ब्लॉक डायग्राम में मैं ये बताता हूं कि इसकी इनपुट के ऊपर बीसीडी कोड लगेगा। अब बीसीडी कोड कितने बिट्स का होता है, 4 बिट्स का। मैं उन 4 बिट्स के नाम लिख लेता हूं, A
BCD, इनपुट के ऊपर एक BCD कोड लिखेगा जो 4 बिट का कोड होगा, और आउटपुट के ऊपर क्या लगेगा, XS3 कोड। तो XS3 कोड भी हमें पता है 4 बिट का है, उसकी वैल्यू हम लिख देते हैं W, X, Y एंड Z। ठीक है, अब ये हमें हेल्प करे ट्रुथ टेबल बनाने के लिए। नंबर ऑफ इनपुट्स कितनी है, 4, तो जब हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे वो 2⁴ वाला टोटल 16 कॉम्बिनेशन वाला ट्रुथ टेबल बनाएंगे। तो हमारी ये इनपुट साइड है, ये हमारी आउटपुट साइड है। इनपुट की वैल्यूज हमारे पास क्या है, A, B, C एंड D। ठीक है, और इनपुट के ऊपर हमारे पास क्या है, BCD नंबर्स में लिखना शुरू कर देता हूं, 0 0 0 0 0 0, थोड़ा सा ऊपर ताकि फिर आ जाए, 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 BCD नंबर है। इसके बाद की कॉम्बिनेशंस कभी भी आएंगी ही नहीं, तो ये सारे के सारे डोंट केयर बन गए हैं, नीचे वाली लिखने की जरूरत नहीं है, यहां तक काफी है। ठीक है, यहां पे हमने इनपुट के ऊपर BCD नंबर दिया। ठीक है, अब आउटपुट के ऊपर उसका XS3 नंबर आएगा। अब XS3 नंबर क्या है, उसकी आउटपुट W, X, Y, Z है। ठीक है, XS3 नंबर का। अब देखिए 0 0 0 का XS3 क्या है कि मैं उसमें 3 ऐड कर दूं। अगर आपको पुराना टॉपिक याद हो, जब हम कोड्स करे थे तो उसमें हमने इसको कवर किया था। मैं बस यहाँ पे डायरेक्ट इसको 3 ऐड करके बता दिया। नेक्स्ट कोड मैं ऑटोमेटिकली लिखूंगा, मैं बताऊंगा नहीं कि वो कैसे बनता है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद वाला कोड, उसके बाद वाला कोड 5 है, इसके बाद वाला कोड लिख रहा हूँ सब। जी जी, आपने BCD2 क्या लिखा है, XS3 कोड बच्चे, XS3 3 का XS डाल दें आप इसमें। ठीक है, मैं बिल्कुल सिंपल उसमें 3 वैल्यूज ऐड कर रहा हूं, तो 0 0 में जब मैं 3 ऐड करूं तो 3 का कोड बनता है। तो ये XS3 कोड का 0 है। ठीक है सर। ये XS3 कोड का 1 है, ये XS3 कोड का 2 है, ये XS3 कोड का 3 है, ये XS3 कोड का 4 है, ये XS3 कोड का 5 है। थोड़ा सा खुला लिखना चाहूँ क्योंकि फिर मुझे मसला देगा। ठीक है, ये XS3 कोड का 6 है, ये XS3 कोड का 7 है, देखते जाएं। ये XS3 कोड का 8 है, ये XS3 कोड का 9 है। इसको थोड़ा लाइन लगा देते हैं ताकि ये डिफरेंशिएट हो जाए। तो यहां पर देखें, हमने 2 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए। हमने इनपुट्स स्पेसिफाई की ब्लॉक डायग्राम बना के, ठीक है। उसके बाद हमने ट्रुथ टेबल बनाया, कॉम्बिनेशंस देखे कि कितनी इनपुट्स हैं, 4 इनपुट्स हैं, तो ये वाला ट्रुथ टेबल बनेगा 2⁴16 वाला। नीचे क्योंकि BCD है तो हमने लिखनी चाहिए, हमने नहीं लिखी, जरूरत नहीं है उस चीज की, क्योंकि यहाँ पे फिर डोंट केयर होना शुरू हो जाएगा। अगर से मैं BCD में 10 का कोड लिखता हूं तो उसकी आउटपुट क्या होगी, डोंट केयर होगी। 11 का कोड लिखता हूं, उसकी आउटपुट क्या होगी, डोंट केयर, क्योंकि आएगा ही नहीं तो आउटपुट कैसे निकलनी है उसकी। ठीक है, अच्छा ये काम हो गया। उसके बाद क्या है, सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस है। ठीक है, अब सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, मैंने अगर W को बनाना है, अब ये याद रखिए मल्टीपल इनपुट्स हैं, मल्टीपल इनपुट्स हैं, मल्टीपल आउटपुट्स हैं। ठीक है, तो अगर मैंने W को पहले बनाना है तो पहले मैं W वाला कॉलम देखूंगा, ये वाला कॉलम, ये जो W वाला कॉलम है, बाकी कॉलम्स को इग्नोर करें। इसका के मैप बनाना है तो आपके पास 4 वेरिएबल वाला के मैप बनेगा। ये मैं 4 वेरिएबल वाला के मैप थोड़ा सा छोटा करके बना रहा हूं। ठीक है, सही है। अच्छा, अभी 4 वेरिएबल करके मैं इसको देखें, 0 के लिए 0 है, 1 के लिए 0 है, 2 के लिए 0 है, 3 के लिए 0 है, 4 के लिए 0 है, 5 के लिए 1 है, 6 के लिए 1 है, 7 के लिए 1 है, 8 के लिए 1 है, 9 के लिए 1 है, बाकी तमाम के तमाम डोंट केयर है। ये मैंने W का के मैप बना दिया। ठीक है, इनपुट क्या है, 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक है,
अच्छा, इसकी एक्सप्रेशन निकालनी है तो मेरे पास वंस कहां पर है, ये वन है, ये वन है जो मैंने थोड़े से डार्क कर दिए हैं, ठीक है। अब इन वंस को ग्रुप करना है तो मेरा ये ग्रुप बनता है, ठीक है। इन वन को, इसकी एक्सप्रेशन क्या निकलेगी, पहले मैं W के लिए इस ग्रुप की एक्सप्रेशन निकाल लेता हूं। इस ग्रुप की एक्सप्रेशन क्या निकलेगी, यहां पर मेरे पास A B आएगा, यहां पर मेरे पास A B कॉम्प्लीमेंट आएगा, तो यहां से मेरे पास A आ जाएगा, ये मैं अभी करूं फिर मैं कभी भी नहीं करा करूंगा। यहाँ पे C D आएगा, यहाँ पे C D आ जाएगा, C कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो होगा क्या, बेसिकली ये है तो D से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास C कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। ये ग्रुप हो गया, 4 का बड़ा ग्रुप बनता है, बाकी डोंट केयर थी। इसको ग्रुप करना है तो ये 4 का एक और बड़ा ग्रुप बनता है, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट ए से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बी आ जाएगा, ऊपर से देखें तो सी डी हो गया, तो सी कॉम्प्लीमेंट से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास डी आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इस ग्रुप की बात करूं, ये ग्रुप, तो बी एज इट इज आएगा, ठीक है। ऊपर क्या होगा, डी कॉम्प्लीमेंट से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास सी आएगा। ये आपके पास जो एक्सप्रेशन आई है, ये आपके पास W की एक्सप्रेशन आई है। इस एक्सप्रेशन को उठा के इस ब्लॉक डायग्राम के अंदर डाल दें, ये इसका सर्किट बना दें, इसका स्कीमेटिक बना दें। ए ने, बल्कि मैं बनाता हूं इसका स्कीमेटिक, सर हम इसका पीओएस नहीं कर सकते, पीओएस वाला एक्सप्रेशन निकालें? कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप पीओएस निकालो, लेकिन एसओपी आसान है निकालना, पीओएस क्यों निकालते हो? हाँ, पीओएस उस लिहाज से अच्छा है कि आप इसको 0 कर दोगे और साथ ये 2 का ग्रुप बना लोगे, वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आप इसको। सर अगर आप सारे डोंट केयर को 1 करें तो 8 का पेयर नहीं बन सकता? यस, वेरी गुड, वो मैंने मिस कर दिया, वेरी गुड, शाबाशी जिसने भी बोला है, का मतलब मुझसे ज्यादा, मैंने अभी इससे पिछली वाली क्लास में एग्जैक्टली इसको 8 कर किया था, इस क्लास में पता नहीं मैं यही सोचा कि मैं क्या गलती करूं। ये देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, इसको हमने 8 का पेयर किया, तो ये सारी की सारी डोंट केयर, वेरी गुड, कंसीडर कर ली हमने, 8 का पेयर बनाया, एक्सप्रेशन मजीद सिंपलीफाई हो गई। ये बात समझ आ गई, थैंक यू जिसने भी बताया, ठीक है। इस पे किसी को इश्यू तो नहीं है, आसान है, ठीक है। अब इसी तरह W है, X का बनाना है, तो ये X का K मैप बनाएंगे, ठीक है। तो X की वैल्यूज देखते जाएं, ये X है, तो मुझे अब ये वाला कॉलम कंसीडर करना है, तो 0 के लिए 0 है, 1 के लिए 1 है, 2 के लिए 1 है, 3 के लिए 1 है, 4 के लिए 1 है, 5 के लिए 0 है, 6 के लिए 0 है, 7 के लिए 0 है, 8 के लिए 0 है, 9 के लिए 1 है, बाकी तमाम की तमाम डोंट केयर बन गई, ठीक है। अब आप ग्रुपिंग इसमें खुद ही कर लें, ये ग्रुप कैसे बनेगा, मेरे ख्याल से एक ग्रुप ये बनता है, एक ग्रुप ये बनता है, ऊपर नीचे के 2 ग्रुप बन जाएंगे। ये 1 कवर करना है तो ये इस ग्रुप में आ जाएगा, इसकी एक्सप्रेशन निकालें, मैं एक्सप्रेशन अब नहीं निकालूंगा, ठीक है। इसकी जो भी एक्सप्रेशन आएगी वो आपकी X की एक्सप्रेशन आ जाएगी, समझ आ गई। फिर इसी तरह अगर आपने एक्सप्रेशन निकालनी है Y की, तो फिर आप इसका K मैप बनाएंगे, ठीक है। तो Y को देख लें, अब ये Y है, 0 के लिए 1 है, 1 के लिए 0 है, 2 के लिए 0 है, 3 के लिए 1 है, 4 के लिए 1 है, 5 के लिए 0 है, 6 के लिए 0 है, 7 के लिए 1 है, 8 के लिए 1 है, 9 के लिए 0 है, बाकी सब डोंट केयर है। अब आप देखिए ये 2 डायगोनल में ग्रुप बनते हैं, इसकी एक्सप्रेशन बहुत आसानी से निकल आएगी। तो y की एक्सप्रेशन WXY, तो y की एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आती है, ये वाला ग्रुप है तो ये आएगा C कॉम्प्लीमेंट D, ये वाला ग्रुप है तो ये आएगा C D, तो ये एक्सप्रेशन भी आपके पास आ गई, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर आप लास्ट एक्सप्रेशन निकालना चाहते हैं Z की, तो Z की एक्सप्रेशन कैसे आएगी, गौर से देखें, 1 0 1 0 1 0 1 0 ऐसे चल रहा है, तो 1 0 1 0, फिर उसके बाद फिर क्या है 1 0 1 0, ठीक है। यहां तक हमने कर लिया, फिर सॉरी यहां तक हमने कर लिया, तो यहां पे क्या आएगा, 8 के लिए 1 है, 9 के लिए 0 है, बाकी सब डोंट केयर कंडीशंस हैं। अगर आप इसको देखें तो ये बड़ा सा ग्रुप बनता है 8 एलिमेंट्स का, ठीक है। तो जो Z की एक्सप्रेशन आएगी, उस Z की एक्सप्रेशन को आप निकाल लें, Z की एक्सप्रेशन हमारे पास आएगी, ये ग्रुप बन रहा है, ऊपर से C कॉम्प्लीमेंट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक्सप्रेशन आ जाएगी D कॉम्प्लीमेंट,
तो ये आपका बेसिकली के मैप बन गया। एक्सप्रेशंस निकल आई, एक्स की एक्सप्रेशन भी आप निकालते हैं तो निकालें, ये चारों की चारों एक्सप्रेशन उठा के इस डब्बे के अंदर डाल दें। ये क्या करेगा कि जब भी आप इसको बीसीडी देंगे इनपुट के ऊपर, आउटपुट के ऊपर ये आपको दूसरा कोड दे देगा। तो जो डेफिनेशन थी ना कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट की, जो ट्रांसफॉर्म करता है आपके कोड को आपके डिसाइड आउटपुट के अंदर, तो वो करने का तरीका ये है। ये बात समझ आ गई? हमने वही 4 स्टेप्स फॉलो किए हैं। पहले इनपुट आउटपुट स्पेसिफाई किए हैं, ब्लॉक डायग्राम बनाई है, फिर ट्रुथ टेबल लिया है, फिर ट्रुथ टेबल से हमने सिंपलीफिकेशन किए, के मैप बनाया, के मैप से हम सर्किट निकालेंगे। अब इसे सर्किट निकालना आपको आना चाहिए, वो अब मैं नहीं कराऊंगा। ये बात समझ आ गई? और किसी ने पूछा था पीओएस, तो अगर आपने पीओएस निकालने तो फिर कोशिश करें तमाम की तमाम पीओएस निकले। अगर आपने एसओपी निकालने तो फिर कोशिश करें तमाम की तमाम एसओपी निकले। ठीक है, वो एडवांटेज होता है। अगर आप एक को पीओएस में बना रहे हैं, एक को एसओपी में बना रहे हैं, तो सर्किट बनाना मुश्किल होगा। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप पूछ सकते हैं। अच्छा, अब देखिए, अगर आपने जो लैब अगर आप अपनी याद करें तो आपकी लैब में जो आपको हाफ एडर पढ़ाया गया था एंड फुल एडर पढ़ाया गया था, वो भी आपकी कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स हैं। वो क्या करते हैं कि वो जो आपकी इनपुट्स हैं उनको कन्वर्ट करते हैं इन अ फॉर्म ऑफ सम एंड कैरी। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं आपकी इनपुट्स को इन सम एंड कैरी फॉर्म। ठीक है, उसको फिलहाल हम स्किप करेंगे। हम जो आपकी नेक्स्ट लैब का टॉपिक है हम उसको पहले पढ़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, वो मैं बाकी टॉपिक्स जो स्किप कर रहा हूं हम बाद में कवर करेंगे, मैं तमाम सेक्शंस के लिए स्किप कर रहा हूं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है डिकोडर। ठीक है सर जी। सर इसमें हम एक डब्ल्यू एक्स वाई और जेड सबका अलग अलग सर्किट बनाएंगे। जी बिल्कुल, डब्ल्यू एक्स वाई और जेड की जी 4 एक्सप्रेशंस निकली हैं, वो 4 एक्स्ट्रा 4 अलग-अलग सर्किट्स बनेंगे, वो 4 सर्किट्स कंबाइन होंगे, उस ब्लॉक के अंदर पड़े होंगे। ये आपकी इनपुट है ए बी सी डी। यहाँ पे आपका डब्ल्यू का सर्किट होगा, यहाँ पे आपका वाई का एक्स का होगा, यहाँ पे आपका वाई होगा, यहाँ पर आपका जेड का सर्किट होगा, और ये तमाम के तमाम आपकी आउटपुट्स बना रहा होगा। ये डब्ल्यू बना रहा होगा, ये वाला वाई बना रहा एक्स बना रहा होगा, ये वाला y बना रहा होगा, ये आखिरी वाला z। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात? यस सर। ठीक है, अच्छा, अब इसको देखें, डिकोडर क्या है, डिकोडर की डेफिनेशन क्या कहती है? डिकोडर इज ए डिवाइस that accepts a multi-bit code on its input। डिवाइस एक ऐसी डिवाइस है जिसके इनपुट के ऊपर आप एक मल्टी बिट कोड देते हैं। ठीक है, उस मल्टी बिट कोड के ऊपर वो करता क्या है, इट एक्टिवेट्स वन और मोर आउटपुट्स टू इंडिकेट या टू स्पेसिफाई, क्या लिखा, टू इंडिकेट द प्रेजेंस, नीड लिखते हैं, ऑफ दैट कोड, या जो भी कह रहे हैं, एक कोड वर्ड लिखना है। तो डिकोडर एक ऐसा सर्किट है जिसकी इनपुट के ऊपर आप एक कोड देते हैं। ठीक है, इनपुट के ऊपर आपने एक कोड दिया, आउटपुट के ऊपर वो क्या करता है, कुछ आउटपुट्स को एक्टिवेट करके उस कोड की इनपुट की उस कोड की प्रेजेंस को शो कर रहा होता है, ये इंडिकेट कर रहा होता है। ये डेफिनेशन है, याद रहती है रहे, कभी भी हम आपको पेपर में ये नहीं कहेंगे कि डिकोडर की डेफिनेशन लिखो, किसी को याद नहीं रहती, मुझे खुद भी याद नहीं रहती, मैं खुद कॉपी करके लाया हूं। ठीक है, तो डेफिनेशन डजंट मेक एनी सेंस टू मी। हम सिंपली करेंगे क्या,
कि बुक में हम जिस डिकोडर से स्टार्ट करेंगे वो आपका n का डिकोडर है। ठीक है, क्या है n n आपके पास है क्या? ये आपकी नंबर ऑफ इनपुट्स हैं। n क्या है? नंबर ऑफ इनपुट्स। और 2n क्या है? नंबर ऑफ आउटपुट्स। अब हम बेसिक से शुरू करते हैं। अगर आपकी इनपुट 1 होगी, तो आउटपुट क्या बनेगी? 2 is 2। तो जो डिकोडर बनेगा वो क्या बनेगा? 1 क्रॉस 2 का डिकोडर। ठीक है, पहले तो हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया। जो हम बेसिक स्टार्ट करें, जो डिकोडर का फॉर्मूला है वो क्या है? n। 1 इनपुट है, 2 आउटपुट्स हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? हमारा 1 क्रॉस 2 का डिकोडर है। ठीक है, अच्छा, अब ये 1 क्रॉस 2 का जो डिकोडर हमने बनाया है, इसको बनाने के लिए दूसरा स्टेप क्या? हम इसकी ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे। अब ब्लॉक डायग्राम क्या होता है? ये हम इसकी ब्लॉक डायग्राम बना ली। इसकी एक इनपुट है, 2 आउटपुट्स हैं। क्योंकि हम डिकोडर बना रहे हैं 1 क्रॉस 2 का, तो इनपुट का नाम हम A रख देते हैं, आउटपुट का नाम हम D0 D1 रखते हैं। डिकोडर की आउटपुट नंबर 0, डिकोडर की आउटपुट नंबर 1। ठीक है, अब यहां पर देखें, अगर हम इसका ट्रुथ टेबल बनाना चाहें तो इनपुट A है, इसकी 2 ही कॉम्बिनेशंस बनेगी 0 and 1। आउटपुट हमारे पास 2 हैं, D0 D1। जब आप इनपुट के ऊपर A 0 है तो D0 1 होगा, D1 0 होगा। ये हमने इसको इस तरीके से डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब आपने A को 0 दिया है तो आउटपुट पे जो कोड जनरेट होगा वो 0 1, सॉरी उल्टा लिख रहा हूं, 1 0 का कोड होगा। ठीक है, D0 1 होगा, D1 0 होगा। इसी तरह जब आप इनपुट के ऊपर 1 देंगे तो इसके आउटपुट के ऊपर एक कोड जनरेट होगा जिसको हम 0 1 देंगे। अब ये क्या कर रहा है? हमने क्या कहा था? आप इनपुट के ऊपर एक मल्टी बिट कोड देते हैं। फिलहाल मल्टी बिट कोड नहीं, हम समझने के लिए सिंगल बिट कोड दे रहे हैं। और आउटपुट पे आपको एक ऐसी आउटपुट नजर आएगी जो उस मल्टी बिट कोड को की प्रेजेंस को इंडिकेट कर रही है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे D0 1 ये शो कर रहा है कि 0 वाली इनपुट 0 है, और यहाँ पे D1 1 ये शो कर रहा है कि इनपुट 1 हुई भी है। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, अच्छा, अब आप इसकी एक्सप्रेशन निकालना चाहते हैं तो इसका तो के मैप हम नहीं बना सकते, हम डायरेक्ट एक्सप्रेशन। आपने D0 की एक्सप्रेशन निकालनी है तो ये यहाँ पर 1 है ना, इसकी मिन टर्म लिख लें। तो D0 की एक्सप्रेशन में 1 की मिन टर्म पीछे क्या बनती है? जब हम A का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं। ठीक है, इसी तरह जब मैंने D1 की एक्सप्रेशन लिखनी है तो ये D1 का यहाँ पर 1 है तो इसकी मिन टर्म लिख लें। तो इसकी मिन टर्म क्या है? हम A को एज इट इज ले लें। तो बेसिकली सर्किट क्या बन रहा है कि आप A को लें, जब आप इसका कॉम्प्लीमेंट लें तो उसको D0 से कनेक्ट कर लें, वरना A को डायरेक्टली कनेक्ट कर लें D1 के साथ। तो जब A 0 होगा तो ये D0 को 1 करके ये शो करेगा कि पीछे 0 का कोड आ रहा है। ठीक है, A जब 1 होगा तो ये D1 को 1 करके ये शो करेगा कि 1 का कोड है ये पीछे। मेरी बात समझ आ गई? फिलहाल समझने के लिए हमने बेसिक किया। इसी फॉर्मूले को हम थोड़ा सा मजीद एक्सप्लोर करते हैं। हम क्या करते हैं कि भाई हम n की वैल्यू को ज्यादा कर देते हैं। हम n की वैल्यू को क्या करते हैं? हम n की वैल्यू को 2 कर देते हैं। जब हम 2 करेंगे तो हमारे पास बनेगा 2 क्रॉस 4। अब ये हमारा एक और डिकोडर है जिसकी 2 इनपुट्स हैं, 4 आउटपुट्स हैं। ठीक है, अब ये बनता कैसे है? फिर वही स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। हमने अब कौन सा डिकोडर बनाना है? हमने एक डिकोडर बनाना है जिसकी 2 इनपुट्स हैं, 4 आउटपुट्स हैं। इसको हम कहेंगे हमारा 2 क्रॉस 4 का डिकोडर है। सबसे पहले मैं उसकी ब्लॉक डायग्राम बनाऊंगा। अब ब्लॉक डायग्राम क्या है कि मैंने ये ब्लॉक बनाया। ठीक है, इसकी 2 इनपुट्स हैं, उन दोनों इनपुट्स को मैं नाम दे देता हूं A B। ठीक है, इसकी 4 आउटपुट्स है तो मैं 4 आउटपुट्स को भी नाम दे देता हूं। ये मेरी D0 है, थोड़ा सा नीट कर लेते हैं। ये मेरी D0 है, ये मेरी D1 है, दिस इज D2, दिस इज D3। ठीक है, अब इसका टेबल बनाना है। मैं टेबल थोड़ा सा डिस्टेंस से बना रहा हूं, इसको थोड़ा सा देख लेंगे। यहाँ पे मैं काफी जगह छोड़ना चाह रहा हूं। ठीक है, ये इसकी इनपुट की साइड हो गई, ये इसकी आउटपुट की साइड हो गई। इनपुट का नाम A है, B है, तो मैं इनपुट की तमाम कॉम्बिनेशंस बना लूंगा। ठीक है, तो ये इनपुट की एक कॉम्बिनेशन 0 0, दूसरी कॉम्बिनेशन 0 1, फिर 1 0 1 1। मैंने 4 की 4 कॉम्बिनेशंस बना ली। ठीक है, आउटपुट्स के नाम लिखने हैं। आउटपुट मेरे पास क्या है? D0 D1 D2 D3। ठीक है, अब गौर से देखें। अब मैं इसकी आउटपुट्स बना रहा हूं।
जब इनपुट के ऊपर 0 का कोड है तो D0 1 हो जाएगा, बाकी तमाम की तमाम आउटपुट 0 रहेंगी। ठीक है, इसी तरह जब इनपुट के ऊपर 1 का कोड है तो D1 1 हो जाएगा, बाकी तमाम की तमाम आउटपुट्स 0 रहेंगे। इनके इनपुट के ऊपर 1 0 का कोड है तो D2 1 हो जाएगा, 1 0 बेसिकली 2 बनता है, 2 का कोड है तो D2 1 हो जाएगा और बाकी तमाम की तमाम आउटपुट्स क्या रहेंगी, 0 रहेंगी। इसी तरह इनपुट के ऊपर अगर आपके पास 3 का कोड है तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, ये तीनों 0 हो जाएंगी, D3 आपके पास क्या रहेगी। ये बात समझ आ गई। तो हमने पहला स्टेप किया, इनपुट आउटपुट स्पेसिफाई किए, उसकी ब्लॉक डायग्राम बनाई, ब्लॉक डायग्राम से ट्रुथ टेबल बना लिया। अब हम इसके ऊपर सिंप्लीफिकेशन लगाते हैं। सर जी सर आपने एग्जांपल के लिए इस तरह किया या फिर होता ही इस तरह डिकोडर में? डिकोडर होता है इस तरह। अब इस डिकोडर को अभी जो हम समझने के लिए बना रहे हैं वो ये डिकोडर्स बना रहे हैं, हम फिर इसको खुद ही चेंज भी करेंगे। ठीक है, हम आगे डिफरेंट किस्म के डिकोडर्स पढ़ेंगे। फिलहाल समझने के लिए डिकोडर, मैं भी थोड़ी देर में इसकी एप्लीकेशन बताता हूं तो आपको ये ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। फिलहाल इसको एज इट इज दे लें। ये देखिए, ये डायगोनल में इस तरह बन रहा है, समझ आ गई। ठीक है, यहां तक समझ आ गई, किसी को कोई मसला तो नहीं है। सर वो डिकोडर की डेफिनेशन एक बार बोल दें दोबारा, वो आधी लिखी थी। बच्चे मैंने आपको ये बताया था, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, चलिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ। इट इज अ डिवाइस दैट एक्सेप्ट्स अ मल्टी-बिट कोड ऑन इट्स इनपुट। ये देखिए, एक डिवाइस है जिसको मैं मल्टी-बिट कोड दे रहा हूँ, इस केस में ए बी है। ठीक है, अच्छा, और फिर दूसरी साइड पे जो करता क्या है, इट एक्टिवेट्स इट्स आउटपुट। ठीक है, इट एक्टिवेट्स इट्स आउटपुट, इसकी आउटपुट को एक्टिवेट करता है या एक बिट या एक बिट से ज्यादा। ठीक है, आउटपुट को एक्टिवेट करता है to indicate the presence of that code on the input। एक स्पेशल आउटपुट एक्टिवेट करेगा। अब गौर से देखिए, 0 0 के लिए ये आउटपुट एक्टिवेट हो रही है जिसमें D0 1 होके ये बता रहा है कि इनपुट के ऊपर 0 का कोड है। ठीक है, तो इनपुट के ऊपर हम एक कोड देते हैं, उसके अकॉर्डिंगली उस कोड के अगेंस्ट आउटपुट एक्टिवेट होकर उस कोड की इंडिकेशन को बताती है, इस तरीके से। लेकिन डेफिनेशन फिलहाल बस ये इसको इस तरीके से समझ लें। आपका बेसिक मकसद आपको डिकोडर बनाने आना चाहिए। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हमने ये सर्किट बना लिया, टेबल बना लिया। अब टेबल के बनाने के बाद तीसरा स्टेप क्या है, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब गौर से देखें, 2 इनपुट्स हैं, तो जब 2 इनपुट्स हो, मल्टीपल आउटपुट्स हो, तो आपने हर आउटपुट को सेपरेटली बनाना है। सबसे पहले मैं इस D0 आउटपुट को कंसीडर करता हूँ। ठीक है, तो D0 बनानी है तो मुझे जो के मैप बनाना पड़ेगा वो 4 वेरिएबल वाला के मैप बनाना पड़ेगा, जिसमें इनपुट के नाम A है, मैं D0 को थोड़ा ऊपर लिख लेता हूं। ठीक है, और इनपुट के नाम B हैं, 0 1 0 1। अब अगर इसको मैंने प्लॉट करना है तो 0 0 के लिए D0 की वैल्यू क्या है, 1 है। 0 1 के लिए D0 की वैल्यू 0 है। 1 0 के लिए 0 है। 1 1 के लिए 0 है। ठीक है, अब गौर से देखिए, यहाँ पे एक सिंगल 1 लिखा है, आप इसको ग्रुप बना लें, इसकी एक्सप्रेशन निकालें तो इसकी एक्सप्रेशन निकलेगी a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट। तो D0 की एक्सप्रेशन है a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट। सही है, तो जब आप इस तरह इंप्लीमेंट करेंगे तो D0 जब भी a b कॉम्प्लीमेंट दोनों 0 0 होंगे तो ये 1 हो जाएगा, बाकी तमाम केसेस में ये 0 रहेगा। अगर आप गौर से देखें तो हमने कुछ खास किया नहीं, हमने सिंपल इसकी मिन टर्म निकाल कर रखी है। तो D1 के लिए आपको के मैप बनाने की जरूरत ही नहीं है, आप सिंपली एक 1 है, एक ही 1 है ना, इसी का ग्रुप बनेगा, तो इस एक 1 को पकड़ें और यहाँ पे इसकी जो भी मिन टर्म है वो मिन टर्म लिख लें। तो D1 के लिए जो मिन टर्म आएगी, अब आप के मैप रिक्वायर नहीं करते, जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट मिन टर्म आपकी ट्रुथ टेबल से निकल सकती है। आपकी मिन टर्म आएगी a कॉम्प्लीमेंट b। इसी तरह आपने D2 को बनाना है, की मिन टर्म आएगी a, इसकी मिन टर्म आएगी आपके पास, सॉरी, D2 की मिन टर्म बनानी है तो इसके पास आएगी, इसकी मिन टर्म आएगी आपके पास a डॉट b कॉम्प्लीमेंट। अगर आपने D3 बनाना है तो इसकी मिन टर्म आएगी a डॉट b। ये आपका डिकोडर बन गया 2x4 का। किसी को यहाँ पर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें।
किसी का कोई क्वेश्चन, हमने वही स्टेप्स फॉलो किए। अब आप ये एक्सप्रेशंस आ गई हैं, इन एक्सप्रेशंस को इसके अंदर डालते जाएं, आपका डिकोडर बनता जाएगा। आप 0 0 देंगे कोड, जब आप 0 0 का कोड इनपुट के ऊपर देंगे, आउटपुट के ऊपर 1 0 0 0 का कोड आएगा। जब आप 0 1 का कोड देंगे तो आउटपुट के ऊपर 0 1 0 0 का कोड आएगा। जब आउटपुट के ऊपर आप 1 0 देंगे तो आउटपुट के ऊपर 0 1 0 0 1 0 का कोड आएगा। इस तरीके से आता जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली 2x4 का डिकोडर बन गया। अब गौर से देखिए एक और चीज, हमें ये तमाम स्टेप्स फॉलो किए थे, अब हमें ये याद हो जाने चाहिए, तो मैं इन स्टेप्स को मिटा देता हूँ। ठीक है, अब देखिए डिकोडर की एप्लीकेशन को देख लें गौर से। डिकोडर की एप्लीकेशन क्या है कि फॉर एग्जांपल मैं आपका ये डिकोडर बनाता हूँ, ये 2x4 का डिकोडर है जो अभी हमने यूज किया है। यहां से आपके सिस्टम की एड्रेस बस आ रही है, मैं बड़ा बड़ा लिख लेता हूँ, एड्रेस बस। ठीक है, और ये एड्रेस बस आपके बेसिकली किस चीज से कनेक्टेड है, माइक्रो प्रोसेसर से। ठीक है, और आपको पता है कि ये एड्रेस बस आपकी हर डिवाइस से कनेक्टेड होती है। मैं थोड़ा इसको आगे बनाता हूं। ये एड्रेस बस आपके प्रिंटर से भी कनेक्टेड है सीरियल पोर्ट के थ्रू। ठीक है, ये एड्रेस बस आपके मॉनिटर से भी कनेक्टेड है आपकी VGA पोर्ट के थ्रू। ठीक है, ये एड्रेस बस आपके कीबोर्ड से भी कनेक्टेड है इसके थ्रू। ठीक है, और ये एड्रेस बस आप किसी और डिवाइस से भी, फॉर एग्जांपल और क्या रह गया, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, चलिए माउस भी बना देते हैं, माउस से भी कनेक्टेड है आपकी एड्रेस बुक। अब प्रोसेसर ने जब भी किसी डिवाइस से बात करनी हो तो उस डिवाइस का एड्रेस जनरेट करता है। वो डिवाइस का एड्रेस क्या करता है, जनरेट करता है। अब हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि प्रिंटर का एड्रेस 0 0 था, मॉनिटर का एड्रेस 0 1 था, कीबोर्ड का एड्रेस 1 0 था और माउस का एड्रेस 1 1 था। जब आपके प्रोसेसर ने फॉर एग्जांपल मॉनिटर से कोई डेटा, मॉनिटर को कोई डेटा भेजना हो तो वो यहाँ पे उसका एड्रेस देता है। उसका एड्रेस क्या है, 0 1। जब 0 1 देंगे तो ये वाला 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 0 0 होगा। तो ये जो 4 डिवाइसेस हैं, चलिए इनको थोड़ा सा नीट बना लेते, जितना नीट बनाया थोड़ा सा और नीट। ये देखिए इन 4 डिवाइसेस में से ये 3 डिवाइसेस पे 0 0 है, तो ये 3 डिवाइसेस डीएक्टिवेट हो गई हैं। ये वाली डिवाइस को 1 करके एक्टिवेट कर लिया और इस डिवाइस से जो भी डेटा इसको भेजना था वो एड्रेस बुक के एड्रेस बस के ऊपर आपका प्रोसेसर रख देता है और उस डिवाइस उस डेटा को रिसीव कर लेती है। ये इसी तरह है कि फॉर एग्जांपल मैं आपकी क्लास में जब किसी से बात करनी हो तो मैं उसका नाम लेता हूं, तो मैं उसको अनेबल कर लेता हूं, बाकी सब लोग डिसेबल हो जाते हैं, वो सुनना बंद कर देते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, डिवाइस सेलेक्ट कर रहा हूं, उस डिवाइस, इसको डिवाइस सेलेक्टर तो नहीं कहना चाहिए, डिकोडर क्या करे कि एक कोड जनरेट करे जिसकी बेसिस के ऊपर एक डिवाइस सेलेक्ट हो रही है। अब वो कोड कहां से आ रहा है, वो ये प्रोसेसर जनरेट कर रहा है। ये प्रोसेसर एक इनपुट कोड दे रहा है, उस इनपुट कोड के अगेंस्ट एक कोड जनरेट हो रहा है जो कि इन डिवाइसेस को सेलेक्ट कर रहा है। तो बेसिकली डिकोडर के क्या होता है कि आप इन प्रोसेसर क्या करता है, कोड को कन्वर्ट करने के लिए यूज करता है। तो आपने यहाँ पे एक कोड दिया, उस कोड से दूसरा कोड जनरेट हुआ, उस कोड की बेसिस पे आपकी डिवाइस सेलेक्ट होगी। तो ये इस बेसिक 2x4 डिकोडर की इंप्लीमेंटेशन है। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप इसको ज्यादा करिए तो बेहतर है। ठीक है, इसी तरह आपने सुना होगा ना कि प्रोसेसर एड्रेसेस जनरेट करता है, या चले आप ऐसे कह लें कि आपकी मेमोरी है, उस मेमोरी में हर लोकेशन का एड्रेस होता है। या आपको पता है ना, हम ये कहते हैं कि इस लोकेशन का एड्रेस 0 0, चलिए मैं 4 बिट की मेमोरी बनाता हूँ, 4 बाइट की मेमोरी, ये 4 बाइट की मेमोरी, इस मेमोरी का एड्रेस 0 0 है, इसका एड्रेस 0 1 है, इसका एड्रेस 1 0 है, इसका एड्रेस 1 1 है। हम इसी तरह करते हैं ना। ठीक है, अब प्रोसेसर ने जब इस एड्रेस से बात करनी हो तो वो बात कैसे करता है कि यहाँ पे एक डिकोडर लगा होता है। ठीक है, वो इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है। प्रोसेसर जब 0 0 एड्रेस जनरेट करता है तो वो इस वाले को एक्टिवेट कर देता है, बाकी तमाम को 0 कर देता है। तो प्रोसेसर इस वाली मेमोरी से बात करना शुरू हो जाता है, मेमोरी के इस वाले पोर्शन से। अगर उसने इस वाले पोर्शन से बात करनी है तो एड्रेस 0 1 जनरेट करेगा, तो बाकी तमाम पोर्शन डीएक्टिवेट हो जाएंगे और ये वाला पोर्शन एक्टिवेट होगा, वो इससे बात करना शुरू होगा। इसी तरह एड्रेस चेंज करता रहता है प्रोसेसर, उसकी बेसिस के ऊपर आपकी मेमोरी का वो एरिया सेलेक्ट हो जाता है और प्रोसेसर उससे बात करना शुरू हो जाता है। ये बात समझ आ गई।
तो डिकोडर बेसिकली आपके कंप्यूटर में यूज किस लिए होता है कि जब प्रोसेसर ने एक कोड को दूसरे कोड में कन्वर्ट करना हो, तो यहाँ पे ये एड्रेस को ले रहा है, मेमोरी एड्रेस को ले रहा है, उसमें कन्वर्ट कर रहा है ऐसी तरीके से कि वो मेमोरी एक्टिवेट हो जाएगी जिससे प्रोसेसर बात करना चाह रहा है। इसी तरह यहाँ पे ये प्रोसेसर डिवाइस एड्रेस जनरेट कर रहा है और ये डिकोडर एक उस डिवाइस को एक्टिवेट कर रहा है, बाकी तमाम डिवाइसेस को डीएक्टिवेट कर रहा है। ये बात समझ आ गई? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक डिकोडर की एप्लीकेशन है, इसको हम यहाँ पर यूज करते हैं। अब गौर से देखिए, मैं इस डिकोडर को मजीद इंप्रूव करता हूँ, ये चीज रहने देता हूँ, ये मिटा देता हूँ। अब कभी कभी सर दो चीजें एक साथ भी तो यूज हो सकती है। हो सकती है, लेकिन देखिए वो दो चीजें, प्रोसेसर कभी भी दो चीजों से इकट्ठी बात नहीं कर रहा होता, ये याद रखिएगा। अनलेस हाँ मल्टी प्रोसेसर एनवायरनमेंट हो, दैट्स अ डिफरेंट एनवायरनमेंट ऑल टुगेदर। प्रोसेसर एक वक्त में एक चीज से ही कम्युनिकेट करता है, ये याद रखिएगा। मेरी बात समझ आ गई? प्रोसेसर एक वक्त में एक चीज से ही कम्युनिकेट कर रहा है, लेकिन वो इतने फास्ट तरीके से करता है कि आप ये चीज समझ ही नहीं सक रहे होते कि क्या कर रहा है। मतलब वो बहुत जल्दी जल्दी सबके साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है, आपको ये लगता है कि प्रोसेसर इकट्ठा सारे काम कर रहा है। अनलेस अनटिल मल्टी प्रोसेसर एनवायरनमेंट ना हो, मैं फिर बार बार ये बात कर रहा हूं। हाँ, और हर डिवाइस का यूजुअली अपना प्रोसेसर भी होता है, ठीक है? तो कंप्यूटर इतनी तरीके से जल्दी जल्दी हर डिवाइस की चीजों को, डिफरेंट चीजों को प्रोसेस कर रहा होता है कि आपको यही लगता है कि ये पैरेलल में हर काम कर रहा है। अगर आप सिंगल कोर कंप्यूटर्स देखें, जो आपके ऐसे कंप्यूटर्स हैं जिनके अंदर एक प्रोसेसर था, और अगर आप उसमें मल्टीपल एप्लीकेशंस खोलें तो वो मल्टीपल एप्लीकेशंस रन होती थी, आपको ये लगता होगा कि यार ये तो बड़ा जबरदस्त है कि एक प्रोसेसर मल्टीपल एप्लीकेशन को इकट्ठा रन कर रहा है। वो ऐसा कभी भी नहीं कर पाता। वो क्या होता है कि हर अपने जो टाइम को स्लाइस करता था और हर एप्लीकेशन के ऊपर टाइम को डिवाइड कर रहा होता था। वो इतनी स्पीड से करता था कि आपको लगता था कि ये पैरेलली काम कर रहा है। ठीक है, सही है। अच्छा, अब गौर से देखिए, एक और चीज हम इंट्रोड्यूस कराते हैं, मैं ये चीज भी मिटा देता हूँ, इसके ऊपर फिर हम थोड़ी देर बाद आएंगे। ठीक है, अब कभी कभी आपकी कुछ डिवाइसेस होती हैं, आपका प्रोसेसर ने देखिए जब भी किसी डिकोडर से बात करी, अब हमने देखिए दो किस्म के डिकोडर पढ़े थे। एक डिकोडर हमने पढ़ा था जो कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल कर रहा था, एक डिकोडर हमने पढ़ा था जो सिर्फ मेमोरी के लिए था। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अब ये भी तो डिसाइड करना ना कि इन दोनों डिकोडर में से प्रोसेसर किस डिकोडर से बात करना चाह रहा है। इन दोनों डिकोडर में से प्रोसेसर किस डिकोडर से बात करना चाह रहा है, तो उसके लिए हर डिकोडर के ऊपर एक पिन होती है जिसको अनेबल पिन कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? अनेबल पिन। अनेबल पिन को आप सिंपली यहाँ पे ई से डिनोट करें। अनेबल का मतलब क्या है कि मैं आपको अनेबल करूं ताकि अब आप बात करें। जैसे क्लास में मैं आपका नाम लेकर आपको अनेबल कर देता हूं, ठीक है? तो यहाँ पे डिकोडर के ऊपर भी अनेबल पिन होती है। अनेबल पिन के ऊपर जब प्रोसेसर ने इस डिकोडर से बात करनी हो तो पहले वो उसको अनेबल करता है, फिर उसको डेटा देता है और उस डेटा के ऊपर फिर वो कोड जनरेट करता है। ठीक है, तो अब ये अनेबल, अगर आप इनपुट को देखें तो मैं यहाँ पे अनेबल इनपुट बना देता हूँ। अब ये जो अनेबल इनपुट है, ये अनेबल कैसे काम करेगा इसको देखते जाएं। ठीक है, जब मैं अनेबल की इनपुट के ऊपर 0 दूं, इसका मतलब मैंने सिस्टम को डिसेबल किया हुआ है। अनेबल की इनपुट के ऊपर जब मैं 0 दूं तो इसका मतलब ये सिस्टम डिसेबल होना चाहिए। ए बी के ऊपर कोई भी वैल्यू पड़ी है उसको एक्सेप्ट इसने नहीं करना, आउटपुट को 0 0 0 0 रखना है। ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या है कि अगर ए पी के ऊपर 0 0 पड़ा हुआ है तब भी एक्सेप्ट ना करे, 0 1 पड़ा हुआ है उसको भी एक्सेप्ट ना करे, 1 0 पड़ा हुआ है उसको, चलिए मैं ऊपर से शुरू करता हूँ, 0 0 पड़ा हुआ है उसको भी एक्सेप्ट ना करे, 0 1 को भी ना एक्सेप्ट करे, 1 0 को भी एक्सेप्ट ना करे और 1 1 को भी एक्सेप्ट ना करे। तो यहाँ पे ये टेबल इस तरह बनता था। तो उसको शॉर्ट तरीके से बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इनपुट्स को इंडिविजुअली बनाने की बजाय, और आउटपुट भी सेम है, इन तमाम के लिए आउटपुट भी सेम है, छोटे छोटे जीरो डाल रहा हूं क्योंकि अभी मैंने मिटा देना है। इन तमाम के लिए आउटपुट भी जीरो है। जब अनेबल 0 हो, यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो मैटर नहीं करता, आउटपुट 0 रहती है। इस चीज को इंडिकेट करने के लिए इस टेबल को छोटा शॉर्ट करें, क्योंकि 3 इनपुट्स है ना, जब 3 इनपुट्स हो, एक अनेबल 2 इनपुट्स, एक अनेबल 2 इनपुट्स, तो 8 कॉम्बिनेशंस बनती हैं। तो ये 8 कॉम्बिनेशंस में कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसी हैं कि जो
आउटपुट रिपीटिव है, सेम आ रही है, तो हम इसमें क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई तरीके से बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक्स एक्स लिख देते हैं। इसका मतलब क्या है, जब अनेबल 0 हो, ए बी की कोई भी वैल्यू है मैटर नहीं करती, आउटपुट आपकी 0 0 0 रहेगी। ठीक है, ये बाकी कॉम्बिनेशंस लिखने की जरूरत ही नहीं है, आपका टेबल थोड़ा सा शॉर्ट करके बन जाता है। तो ये चीज थोड़ी सी समझ लें कि जब इनपुट के ऊपर एक्स एक्स लिखा हो तो ये क्या कर रहा है कि बाकी कॉम्बिनेशंस को हम स्किप कर रहे हैं, हम बाकी कॉम्बिनेशंस को क्या कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं। जब अनेबल 0 होगा तो ए बी की वैल्यू मैटर नहीं करती, आउटपुट 0 रहेगी। जब अनेबल 1 होगा फिर आपने ए बी को देखना है, उसके अकॉर्डिंगली डी 0 को सेट करना है। आउटपुट 1 है, ए बी को देखना है, डी 1 सेट हो गया। आउटपुट अनेबल 1 है, आउटपुट कह रहा हूं अनेबल 1 है, इनपुट को देखना है, इसको सेट कर दिया। अनेबल 1 है, इनपुट को देखना है, इसको सेट कर दिया। ठीक है, अब अगर एक्सप्रेशन निकालने की बात हो तो फिर पहली बात है, अगर मैं इसका के मैप बनाऊं, अब देखिए गौर से, मल्टीपल वैल्यूज हो गई हैं, मल्टीपल इनपुट्स है, तो अब 3 इनपुट्स है तो हमारा के मैप इस तरह बनेगा, अनेबल ए और बी। अनेबल की 2 वैल्यूज हैं 0 एंड 1, ए बी की 4 वैल्यूज हैं। अब गौर से देखिए, जब अनेबल 0 होगा, अनेबल जब 0 होगा, ये देखें अनेबल 0 है, तमाम की तमाम आउटपुट 0 रहेंगी। ठीक है, जब अनेबल 0 है तमाम की तमाम आउटपुट 0 रहेंगी। जब मैं अनेबल को 1 कर दूं, जब मैं अनेबल को 1 कर दूं, अब हमने देखना है क्या होगा। अब मैं ये D0 के लिए बना रहा हूं, अच्छा याद रखिए मैं D0 के लिए बना रहा हूं। तो जब मैंने अनेबल को 1 किया और यहां पे अगर ये 0 0 है, अनेबल को 1 किया, ए बी 0 0 है, ठीक है, अनेबल 1 है, ए बी 0 0 है, तो यहां पर क्या आ रहा है 1। ठीक है, अनेबल 1 है, ए बी 0 1 है, तो यहां पर क्या आएगा 0। अनेबल 1 है, ए बी 1 0 है, तो यहां पर क्या आएगा 0। अनेबल 1 है, ए बी 1 1 है, तो क्या आएगा 0। ये एक सिंगल 1 है, इसको ग्रुप कर लें, इसकी एक्सप्रेशन निकाल लें, तो यहाँ पर अनेबल आ गया, यहाँ पे ए आ गया, यहाँ पे बी आ गया, तो इसकी एक्सप्रेशन आएगी D0 इज इक्वल टू अनेबल ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। तो जब अनेबल 1 होगा तो फिर ए बी कॉम्प्लीमेंट की बेसिस पे D0 को 1 करेगा। ये बात समझ आ गई। अब बाकी एक्सप्रेशंस को निकालने की वैसे जरूरत नहीं है के मैप से, आप डायरेक्टली इसकी एक्सप्रेशंस निकालते हैं। तो D1 की एक्सप्रेशन क्या आएगी, अनेबल ए बी, तो ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट। D2 की एक्सप्रेशन क्या आएगी, अनेबल, ठीक है, ए बी, बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट। D3 की एक्सप्रेशन क्या आएगी, अनेबल ए बी, दोनों बगैर कॉम्प्लीमेंट। ये आपका डिकोडर बन गया विद अनेबल पे। मेरी बात समझ आ गई? यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल कभी ऐसा भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल प्रोसेसर जो हमने बनाया था वो एक डिकोडर को कंट्रोल नहीं कर रहा, बल्कि उसके पास 4 डिकोडर लगे हुए हैं। ठीक है, 4 डिफरेंट डिकोडर्स को कंट्रोल कर रहा है। तो उन 4 डिफरेंट डिकोडर्स को कंट्रोल करने के लिए एक तरीका ये है कि हम एक और डिकोडर लगाएं और उस डिकोडर को ये पहले सेलेक्ट करें और फिर अगले डिकोडर से बात करें। ठीक है, उसका दूसरा तरीका ये कि हम अनेबल पिन्स ज्यादा कर लें। हम क्या कर लेते हैं, अनेबल पिन ज्यादा करते हैं, हम 2 अनेबल बना लेते हैं। एक अनेबल E0 कह देते हैं, ये चले, एक अनेबल को E1 कह देते हैं, एक अनेबल को E0 कह देते हैं। यहाँ पर हमने 2 अनेबल बना दिए। ये अनेबल हमारा E1 है, ये अनेबल हमारा E0 है, ये भी हमारा अनेबल एक्टिव हाई अनेबल है। तो 0 1 1 1 1। अब वो से देखें, जब ये अनेबल 0 है तो फिर इस अनेबल की वैल्यू मैटर नहीं करती, और जब ये अनेबल 0 है तो फिर इस अनेबल की वैल्यू मैटर नहीं करती, ये भी मैटर नहीं करता, आउटपुट 0 0 0 0 आएगी। ये चीज थोड़ी सी समझ लें। ठीक है, अब 2 अनेबल हैं, जब दोनों अनेबल 1 होंगे तो सिस्टम काम करेगा। अगर एक अनेबल भी 0 हो गया तो दूसरे अनेबल की वैल्यू मैटर नहीं करती। ये अनेबल 0 हो गया, दूसरे अनेबल की वैल्यू मैटर नहीं करती। अगर आप इस के मैप को बनाते तो आप सोचें, ये के मैप सॉरी, अगर आप इस तरह ट्रुथ टेबल बनाते तो 4 हैं
4 इनपुट्स हैं, टोटल कॉम्बिनेशन 16 बनती। हम यहाँ पे टेबल को श्रिंक करके बना रहे हैं। यहाँ पे x यहाँ पे इन एक्सेस का मतलब ये है कि ये 0 की वैल्यू को लेके 0 0 0 से लेकर 1 1 1 तक की वैल्यूज तमाम को इंडिकेट कर रहे हैं। अनेबल 0 हो, इसके अलावा ये वैल्यू कुछ भी हो मैटर नहीं करती, आउटपुट 0 0 0 आएगी। इस तरह इसको देखें तो ये क्या मैटर कर रहा है कि जब यहाँ पे ये वाली वैल्यू 0 हो तो ये वैल्यूज कुछ भी हो, आउटपुट 0 आएगी। समझ आ गई? ठीक है, सर नीचे वाला इसकी बात करें। सर, ये जो P0 को आपने X0 किया है उसको 1 0 नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि X सिर्फ 1 हो सकता है। कौन से वाले को फिर से बताएं? ये 1 0 जो नीचे वाला है X0 उसमें। हाँ जी, ये x0 बच्चे, ये देखो मैं ये बता रहा हूँ कि जब ये एनेबल 0 हो, जब ये अनेबल 0 हो तो इस अनेबल के ऊपर 1 हो भी तो मैटर नहीं करता, हमने उसको डिसेबल ही किया हुआ है। डिकोडर अभी भी डिसेबल रहेगा, और डिसेबल रहने का मतलब क्या, तमाम की तमाम आउटपुट 0 है, किसी भी डिवाइस को सेलेक्ट नहीं कर रहा। तो सर दूसरा एनेबलर ऐड करने की जरूरत क्या है? यार यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, ये देखो अगर आपके प्रोसेसर को 4 डिवाइसेस से कम्युनिकेट करना पड़ जाए, चार डिकोडर से, ये 2 डिकोडर, ये इसके साथ भी 4 डिवाइसेस लगी हुई हैं, इसके साथ भी 4 डिवाइसेस लगी हुई हैं, इसके साथ भी 4 डिवाइसेस लगी हुई हैं, इसके साथ भी 4 डिवाइसेस लगी हैं। तो पहले उसको डिकोडर को अनेबल करना है ना, इन चारों डिकोडर में से मैंने कौन सा अनेबल करना है। तो इसका अनेबल 0 0 हो गया, इसका अनेबल 0 1 हो गया, इसका अनेबल 1 0 हो गया, इसका अनेबल 1 1 हो गया। सर जी सर, अगर हमें किसी एक से बात करनी तो फिर एक अनेबल करना पड़ेगा, दूसरा अनेबल करना पड़ेगा। एक अनेबल करना पड़ेगा, बाकी सब डिसेबल करने पड़ेंगे। तो सर आपने एक दूसरा मैटर नहीं करेगा। क्या हुआ? आपने बोले एक 0 हो गया तो दोनों दूसरा मैटर ही नहीं करेगा, दोनों on। मेरी बात सुनो गौर से। अच्छा आप मेरी बात सुनो, इसको यहाँ पे देखो। फॉर एग्जांपल वो इस डिकोडर इस डिवाइस से बात करना चाह रहा है, देखो ये मैंने हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। इस डिवाइस से प्रोसेसर बात करना चाह रहा है, पहले वो इस डिकोडर को अनेबल करेगा, जो ये डिकोडर बनता है 0 0, बाकी तमाम डिकोडर डिसेबल हो जाएंगे। अनेबल को जब 0 0 देगा ना, वो देखो उसके पीछे एक पूरी लॉजिक है। इसको चलो मैं इसके बाद, एक मिनट सबर, अब गौर से देखिए। अच्छा मुझे सर्किट बनाना पड़ेगा यार सारा, मैं बना देता हूं, मुझे मसला नहीं है ऐसे। मुझे ये करना पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल प्रोसेसर 2 बिट अनेबल की हैं, वो जनरेट करता है। सिंपल, बस आप उसको छोड़ दो, उस एग्जांपल को छोड़ दो, उसको बिल्कुल छोड़ दो जो मैं बता रहा हूं। आप सिंपल ये समझे कि ये एक ऐसा डिकोडर है जिसके अंदर 2 अनेबल्स हैं। फिलहाल उस एग्जांपल को आप खुद ही समझ जाएंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। मैं उस ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर की एग्जांपल है। फिलहाल आप इसको ऐसे समझ लें कि आपका डिकोडर है जिसके अंदर 2 अनेबल हैं। अब जब ये दोनों अनेबल होंगे तो ये डिकोडर काम करेगा, बस आप इसको फिलहाल ये समझ लें। तो जब ये दोनों अनेबल होंगे तो आपका डिकोडर काम करेगा, वरना आपका डिकोडर काम नहीं करेगा। मेरी बात समझ आ गई? क्योंकि आपकी लैब में जो डिकोडर यूज हुआ है उसमें बेसिकली 2 भी नहीं 3 अनेबल लगे हुए हैं। मैं आपको बता देता हूं कि ये जो आपके लैब में डिकोडर यूज हुआ है, ये वाला डिकोडर, इसके अंदर 3 अनेबल लगे हुए हैं, ठीक है। अभी तो मैंने सिर्फ 2 अनेबल बनाए, तो इसको चलाने के लिए मुझे इन 2 अनेबल्स को पहले एक्टिवेट करना पड़ेगा, तभी मैं इस डिकोडर से काम ले सकता हूं। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं। मेरी बात समझ आ गई आप लोगों को? तो इस डिकोडर को चलाने, अब चले ऐसे कर लें। आपने कभी देखा है ना कि आपके घर की बिजलियां 2 स्विच से ऑन होती हैं। अगर आपके घर में कोई लाइट जलानी है तो उसको 2 स्विचेस से आप कंट्रोल कर रहे होते हैं। एक स्विच ये है जिससे मैं लाइट ऑन ऑफ कर रहा हूं, देखिए एक स्विच ये है कि जिससे मैं लाइट ऑन ऑफ कर रहा हूं, और एक स्विच वो है जो कि यहाँ पे मेन पावर सॉकेट के अंदर लगा होता है। तो इस लाइट को जलाने के लिए आपके पास 2 अनेबल हैं, एक ये अनेबल है, एक इसके पीछे वाला अनेबल है। इसकी एग्जांपल अगर आप ऐसे ले लें, जैसे आपके घर में लाइट, जब कमरे की लाइट तभी जलेगी जब मेन पावर स्विच ऑन हो,
ठीक है, और उसके बाद फिर ये वाला स्विच भी ऑन हो, तभी पावर ऑन होगी ना। तो यहाँ पे दो अनेबल है, जब ये अनेबल भी 1 हो, ये अनेबल भी 1 हो, तो फिर आप ए बी की इनपुट को कंसीडर करेंगे। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है। अच्छा, जब आप इसकी एक्सप्रेशन निकालने लगे, इसको सिंप्लीफाई करने लगे, तो अब आपको जो के मैप बनाना है वो आपको ये वाला के मैप बनाना है। 4 इनपुट्स हैं, तो अब आपका जो के मैप बनेगा उसको देख लें। यहां पर आपके पास, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, ये आपका के मैप बनेगा, छोटा ही बनाते हैं ताकि यहाँ पर जगह रहे। ठीक है, ये आपका के मैप बनेगा। ठीक है, ये 0 0 0 1 1 1 1 0, ये आपकी एनेबल 0 हो गई, आपकी एनेबल नंबर 1 हो गई। अब गौर से देखें। अच्छा, अब मैं ये D0 का ही बना रहा हूँ, स्टिल मैं D0 का ही बना रहा हूँ, गौर से देखें। जब E0 0 हो, जब E0 0 हो, ये वैल्यूज मैटर नहीं करती, आउटपुट 0 रहेगी। इसको देखें, ठीक है, E0 0 हो तो ये वैल्यूज मैटर नहीं करती, आउटपुट 0 रहेगी। अब गौर से देखें, यहाँ पे E0 0 है और यहाँ पे E0 0 है, बाकी वैल्यूज मैटर नहीं करती, आपकी तमाम की तमाम आउटपुट्स 0 रहेंगी। अब नेक्स्ट देखें, जब E1 0 हो, अब E1 0 कहां पर है, एक ये 0 है, एक ये 0 है, तो ये दो रोज हो गई, बाकी मैटर नहीं करते, आउटपुट 0 रहेगी। यहां पे ऑलरेडी जीरोस लगे हुए हैं, फिर लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां पे देखें, जब इनपुट के ऊपर 1 1 0 0 हो, 1 1 0 0, आउटपुट क्या होगी 1। मैं D0 को प्लॉट कर रहा हूं, इनपुट के ऊपर 1 1 0 1 हो, 1 1 0 1, आउटपुट क्या होगी 0। इनपुट के ऊपर 1 1 1 0 हो, आउटपुट क्या होगी 0। इनपुट के ऊपर 1 1 1 1 हो, आउटपुट क्या होगी 0। बाकी आप ग्रुपिंग कर लें, ये एक ग्रुप बना, इसकी एक्सप्रेशन निकालनी है तो इसकी मिन टर्म लिख लें, तो ये मिन टर्म बनती है E0 E1, उसकी मिन टर्म बन लिख लें A कॉम्प्लीमेंट डॉट B कॉम्प्लीमेंट, तो D0 की मिन टर्म आएगी E1 E0 E1 A कॉम्प्लीमेंट, आपके पास D0 की आउटपुट आ, ठीक है। इसी तरह आप बाकी आउटपुट बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं, एक सिंगल मिन टर्म है, बाकी सब 0 हैं, तो D1 की लिखनी है, तो D1 की आएगी E0 E1 A कॉम्प्लीमेंट B, ठीक है। फिर इसी तरह E0 E1 A B कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे E0 E1 A डॉट B, क्या आपके पास सारी की सारी एक्सप्रेशंस हैं। तो अब हमने क्या किया, 2x4 का डिकोडर है विद 2 अनेबल पिंस, ठीक है। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, अब देखें, अब मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करा रहा हूं, इस चीज को देख लें। आप लोगों को पता है ये क्या चीज है, ये जो मैंने बनाई क्या चीज है, ये किस चीज का सिंबल है, डायोड का सिंबल है, और यहाँ पे मैंने लाइट इमिटिंग डायोड लगाया हुआ है। क्या लगाया हुआ है, लाइट इमिटिंग डायोड। ये रेजिस्टर है वोल्टेज ड्रॉप करने के लिए, इसको हम छोड़ देते हैं। अब गौर से देखिए, ये बटन लगा हुआ है एक, ठीक है, ये बटन लगा हुआ है एक बटन, इस बटन को मैं ऊपर भी कर सकता हूँ, नीचे ऊपर करूं तो ये 5 से कनेक्ट हो जाएगा, नीचे करूं तो ये 0 से कनेक्ट हो जाएगा। ये बात समझ आती है, ठीक है। ऊपर करूं तो ये 5 वोल्ट से कनेक्ट हो जाएगा, नीचे करूं तो ये 0 से कनेक्ट हो जाएगा। अब गौर से देखें, अब जब मैं इस बटन को ऊपर करूंगा तो क्या होगा, ये 5 वोल्ट से कनेक्ट होगा, यहां से करंट फ्लो होगी, नीचे आ जाएगी, और ये एलईडी जलना शुरू हो जाएगी। मेरी बात समझ आती है? तो इसका मतलब क्या है कि जब मैं इसको हाई के साथ कनेक्ट कर रहा हूं तो मेरा सर्किट काम कर रहा है। अच्छा, इसको कहते हैं एक्टिव हाई एनेबल। इसकी जो इनपुट है वो एक्टिव हाई है, जब मैं इसकी इनपुट को हाई करता हूं तो ये एलईडी काम करती है, ठीक है।
जो ही मैं इसकी इनपुट को लो करूं तो ये एलईडी बंद हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, ये एक्टिव हो जाती है हाई के ऊपर, एक्टिव हो जाती है हाई के ऊपर। तो ये एक्टिव हाई अनेबल है, हाई के ऊपर ये अनेबल हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। ये बात समझ आ गई? आपका जो ये डिकोडर हमने बनाया था ये भी एक्टिव हाई अनेबल है, और इस केस में हमारे पास दो अनेबल इनपुट्स हैं, अनेबल 0, अनेबल 1। ये बात समझ आ गई? मेरे ख्याल से बहुत सिंपल सी बात मैंने की है। एक और हमारे पास सर्किट होता है, मैं यही सर्किट फिर से रीड्रॉ करता हूँ। एलईडी का मुंह मैं इस तरफ लगा देता हूँ, ठीक है, और इस साइड पे मैं इसको यहाँ पर 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। इस जगह के ऊपर मैं इसको किस चीज से कनेक्ट कर रहा हूँ, 5 वोल्ट के साथ। ये एलईडी है, और यहाँ पर इसी तरह मैंने यही बटन लगा दिए। ये बटन यहाँ से 5 वोल्ट से कनेक्टेड है, ये बटन यहाँ से ग्राउंड से कनेक्टेड है। अब गौर से देखें, अगर मैंने इस बटन को 5 वोल्ट के ऊपर रखा हुआ है, यहाँ पे भी 5 वोल्ट है, यहाँ पे भी 5 वोल्ट है, कोई करंट फ्लो नहीं होगा, ये सर्किट डीएक्टिवेट रहेगा, ठीक है। ये सर्किट क्या रहेगा, डीएक्टिवेट रहेगा, लाइट एलईडी ऑन नहीं होगी। लेकिन अगर इसी बटन को मैं यहां से कनेक्ट कर दूं तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, करंट फ्लो होगी इस डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, जब मैं इस सर्किट की इनपुट के ऊपर लो दे रहा हूं तो ये सर्किट जलना शुरू हो रहा है, ठीक है। जब मैं इस सर्किट की इनपुट के ऊपर लो दे रहा हूं तो ये लाइट ऑन हो रही है। तो इस सर्किट को हम कहते हैं, ये सर्किट हमारा है एक्टिव लो अनेबल, लो के ऊपर एनेबल हो रहा है। और ये किसको दे रहा हूं, मैं इसकी इनपुट के ऊपर दे रहा हूं। इनके इनपुट के ऊपर जब मैं 0 दे रहा हूं तो ये अनेबल हो रहा है, ये वाला मेरा 0 पे एनेबल होता है, ये वाला मेरा 1 के ऊपर एनेबल होता है। तो इस सर्किट को मैं कहूंगा एक्टिव हाई एनेबल, इस सर्किट को मैं कहूंगा ये मेरा एक्टिव लो एनेबल। बस ये चीज पहले याद करें, ये समझ लें, ठीक है। अब इसी चीज को मैं इंप्लीमेंट करता हूं अपने डिकोडर के अंदर। आप कुछ डिकोडर ऐसे होते हैं कि जो एक्टिव लो अनेबल होते हैं, या उनके अंदर एनेबल पिन लो होती है। अच्छा, सबसे पहले एक्टिव लो अनेबल, अगर आपको कोई ऐसा कहता है किसी E1 पिन एक्टिव लो अनेबल है तो उसको इंडिकेट करने का तरीका ये होता है कि इन E1 के ऊपर बबल बना होता है, इनपुट के ऊपर क्या बना होगा, बबल। इसका मतलब ये एक्टिव लो अनेबल है। इसी तरह E1 के ऊपर डैश लगा होगा, E1 के ऊपर क्या लगा होगा, डैश। डैश हमें ये इंडिकेट करता है ये एक्टिव लो अनेबल है। अच्छा, एक्टिव लो अनेबल होने से हमारा टेबल कैसे चेंज होगा, इसको देखें। टेबल में चेंज ये आएगा कि पहली बात तो E1 E0 जब 0 है तो E1 की वैल्यू उसी तरह डोंट केयर है, लेकिन जब E1 की वैल्यू 0 है, सॉरी 1 है, इसका मतलब ये डिसेबल हुआ हुआ है। ये देखिए एक्टिव लो अनेबल है, ये क्या है, एक्टिव लो अनेबल। तो जब E1 1 हो तो इसका मतलब ये डिसेबल है। जब E1 1 हो तो फिर आपकी E0 पे कोई भी हो, A B पे कोई भी वैल्यू हो, मैटर नहीं करती। अगर आप इस सर्किट को अनेबल करना है तो यहां पर आप 0 देंगे। एक मिनट बच्चे, मैं देखता हूँ नेक्स्ट क्लास यहाँ पर। सर बबल का क्या मतलब है? सर आपको क्लास कितनी देर में स्टार्ट हो गया? सॉरी बच्चे, पूछे जल्दी से पूछे, टाइम नहीं है, बाद टीचर वेट कर। सर बबल का क्या मतलब है? क्या, किसका क्या मतलब है? बबल का बबल मतलब, बबल का मतलब ये एक्टिव लो अनेबल है। और सर उसके बार का मतलब यही है, उसका एक्टिव मतलब लो। ये इनपुट एक्टिव लो अनेबल है, ठीक है। और इससे यहाँ पे सर्किट में क्या फर्क पड़ेगा, सिंपल, यहाँ पर जो आपका E1 है उसके ऊपर आप बार डालते जाएं। जब आप इसकी मिन टर्म्स निकालेंगे ना, जब आप इसकी मिन टर्म्स निकालेंगे तो आप देखिए इसकी मिन टर्म क्या निकलेगी, ये अपने एसिटेस आ जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट, D0 की। जब इसकी मिन टर्म निकालेंगे तो इन दोनों पे कॉम्प्लीमेंट इस तरह करते रहे। बस दूसरे टीचर वेट कर रहे हैं, बुरी बात है। मैं जल्दी से अटेंडेंस लेता हूँ, फिर इंशाल्लाह इसको खैर नेक्स्ट क्लास में जल्दी से डिस्कस कर दूंगा, मैं फिर से बना लूंगा, कोई मसला नहीं। अटेंडेंस जल्दी जल्दी बोलते जाएं। वासिक प्रेजेंट सर। अदनान प्रेजेंट सर। खुजाइमा, टाइप साथ साथ टाइप करते जाएं ताकि मेरे पास रिकॉर्ड रहे। खुजाइमा, अहमद प्रेजेंट सर। अब्दुल्ला उमर, प्रेजेंट सर। मुतारिब, प्रेजेंट सर। मुतारिब अयूब हो गए हैं, ठीक है। मोहम्मद ताहा, प्रेजेंट सर। आफे, प्रेजेंट सर। अब्दुल्ला, प्रेजेंट सर। अमाद,
हमाद एतजाज, सबीन, Present, sir. मोहम्मद उस्मान, साद अहमद। तो टाइप कर दिया उन्होंने, उनका माइक रहा। बच्चे जो टाइप करे उसका भी मुझे बताते जाएं, ठीक है। अमार, Present, sir. निसा, Present, sir. सलीम, सलीम रजा, सर चैट में लिखा हुआ है सर। ठीक है। हुजैफा, Present, sir. आयशा, आयशा ईमान, अब्दुल्ला, प्रेजेंट। एहसन, प्रेजेंट। ताहतीक, प्रेजेंट। मनाहिल, Present, sir. ईशा, Present, sir. अनान, Present. असद, प्रेजेंट सर। कासिम, Present, sir. नेहा, Present. शुएब, शुएब मुस्तफा, टाइप तो नहीं किया। जायना, जायना, टाइप आई हुई है। मुर्तजा, मुर्तजा हैदर, तलार, Present, sir. रमशा, Present. मरियम, Present. साद, Present, sir. मेहान, Yes, sir. Present. Present. एहसन, Present. मोहित, Present, sir. शहीर, Present, sir. ताहा। प्रेजेंट सर। थैंक यू क्लास। इसको स्टॉप करते हैं रिकॉर्डिंग को।